नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी एंट्री करने जा रही है। आखिर किस तरीके से वो एंट्री करेगी, क्या है उनका रोड मैप और क्या है उनके रोड़े, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। संजय जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। संजय सिंह से आज हम कई तरीके के सवाल पूछेंगे। नमस्कार संजय जी, मैं समझता हूं कि आप काफी भाग्यशाली व्यक्ति कहे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई थानों में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद भी आप आजाद घूम रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि संजय सिंह भाई बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज है वो जो है सलाखों के पीछे होगा। देखिए, मुझे तो हिस्ट्री सीटर बना दिया गया है। 9 एफआईआर मेरे विरुद्ध कर दी गई, मेरा कार्यालय बंद करा दिया गया। अरविंद जी, मुझे आज दूसरे दफ्तरों में भटक के जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर सच कहना इतना बड़ा गुनाह है, उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाना इतना बड़ा गुनाह है, ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को मुद्दा बनाना गुनाह है, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय अत्याचार को मुद्दा बनाना अन्याय है, तो ये बातें, ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। आपको जो करना है कीजिए, एफआईआर करना है कीजिए, जेल भेजना है भेजिए। मुझे नमूना आज कहा उन्होंने विधानसभा के अंदर। बताइए, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहां हमारी किसी बात का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। वो वहां अपने विधायक की बात का जवाब नहीं दे रहे, देवमणि दुबे जी की बात का, और मुझे नमूना कह रहे हैं। तो मेरी बातों का जवाब दीजिए, आपको जो करना है मेरे खिलाफ कीजिए। संजय जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इतने जगहों पे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है आपको? ये तो इनसे पूछिए। मैं तो विधानसभा में भी चला गया था। मैं 2 दिन के लिए अरविंद जी गया था दिल्ली, और उस 2 दिन में भी 2 एफआईआर लिख दी गई, एक गोरखपुर में, एक बस्ती में। तो कुल 9 एफआईआर अब तक हो चुकी है। एक दिल्ली में भी इन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है। मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मैंने अगर आपके सामने सच बोल दिया तो आप 9 एफआईआर करेंगे। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं, और यह मेरा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि मैं सरकार को आईना दिखाऊं और सरकार से यह कहूं कि योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार मत कीजिए। मैंने तो यही पूछा ना कि प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर के पीछे की वजह क्या है, उसकी हत्या क्यों की गई, खुशी दुबे को अब तक जेल में क्यों सड़ा रही है सरकार? यह सवाल पूछना गुनाह है क्या? 4 एक वैद्य परिवार के प्रयागराज में लोग, उनका गला काट दिया गया। प्रतापगढ़ में 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। एक वकील साहब की हत्या हो गई गोरखपुर के अंदर। लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, संजीत यादव का कांड हो, ब्रजेश पाल का कांड हो, ये सारे मुद्दे अगर मैं उठाता हूं तो आप बजाय इसके कि उस पर अंकुश लगाएं, उस पर कार्रवाई करें, मेरी बातों का जवाब दें, आप मुझे नमूना कर रहे हैं, एफआईआर लिख रहे हैं, कार्यालय बंद करा रहे हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा आपको? संजय जी, आपके साथ संजय सिंह भी तो लगा हुआ है, ये बात भी तो समझिए। देखिए, ऐसा है अरविंद जी, मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। देश सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और प्रभु श्री राम, जिसका जिक्र बार बार योगी जी करते हैं, उन्होंने राम राज्य की बात कही उत्तर प्रदेश में। राम का आदर्श क्या था अरविंद जी? प्रभु श्री राम को केवट ने अपनी नैया पे बिठा के नदी पार कराई, सेबरी के जूठे बैर उन्होंने खाए, भालुओं की, बानरों की, नल की, नील की, सुग्रीव की सेना बनाकर उन्होंने रावण का नाश किया। यह है आदर्श प्रभु श्री राम का। उन्होंने अपने को कष्ट में रख के प्रजा का हित सर्वोपरि रखा। मैं यही कह रहा हूं योगी जी से कि अगर आप राम राज्य उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं तो 24 करोड़ लोगों का राज लाइए, 24 करोड़ लोगों के लिए काम कीजिए, ठाकुरों के लिए काम कीजिए। कोई आपत्ति नहीं है
लेकिन उनके प्रति यह धारणा नहीं होनी चाहिए दूसरे समाज के मन में कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे पास पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी मिलने आए थे। 8 अलग अलग दलों का वो संगठन चलाते हैं और उस संगठन की ओर से उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है, राजभर समाज है, पाल समाज है, मौर्य समाज है, कश्यप समाज है, विंध्य समाज है, नाई समाज है, बढ़ई समाज है, प्रजापति समाज है, जाट है, गुर्जर है, जाटव है, वाल्मीकि है, सोनकर है। इन तमाम जातियों के मन में, यादव, कुर्मी, लोध, इनके सबके मन में यह है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और यही मुद्दा मैंने उठाया। मैंने कहा भाई आप सबके लिए काम कीजिए। तो क्या लोकतंत्र में वो पार्टी जो कहती है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, उस पार्टी को आईना दिखाना कोई अपराध है क्या? उस पार्टी को यह कहना कि भाई आप सबके लिए काम कीजिए, यह कहना अपराध है क्या? और आज मेरी बातों को सारे लोग मान रहे हैं अरविंद जी। भाजपा के अंदर से भी सवाल उठने लगा है। भाजपा के विधायक आदरणीय देवमणि दुबे जी ने कहा कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई सरकार बताए, कितने ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ सरकार बताए, कितने शस्त्र लाइसेंस अब तक उनको दिए गए हैं सरकार बताए। दूसरे विधायक उमेश द्विवेदी जी कहते हैं हम ब्राह्मणों का जीवन बीमा कराएंगे। इसका मतलब आप मेरे बातों की पुष्टि कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जीवन खतरे में है ब्राह्मणों का, इसलिए आप उनका इंश्योरेंस कराने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैं किस जाति का हूं नहीं हूं ये विषय नहीं है। विषय यह है कि क्या आज अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संजय जी मुझे ये बताइए कि क्या रोड मैप है, कैसे आप जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे? क्योंकि अभी मैं इंदिरा हृदयेश की बात सुन रहा था, क्योंकि उत्तराखंड में भी आप सभी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा हृदयेश जी का कहना यह था कि भाई ये दिल्ली नहीं है जहां पे कार से आप पूरा का पूरा आप सब जगह घूम के वापस आ जाएं, ये उत्तराखंड है। और उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या रोड मैप है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए आप तो बड़े पत्रकार हैं अरविंद जी। जब हम लोगों ने दिल्ली में शुरुआत की थी तो आप उस वक्त दिल्ली में थे, और आप याद कीजिए क्या कहा जाता था हमारे बारे में। कहते थे इन लोगों की 3 सीटें नहीं आएंगी, अगर 6% वोट आ जाएगा तो एक नेता अभी इस समय दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और हमारी पहली बार में 28 सीटें आई, दूसरी बार में 67 सीटें आई, तीसरी बार में 62 सीटें आई। और जिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं अरविंद जी, हमें याद रखना चाहिए यूपी के, बिहार के, उत्तराखंड के लोग बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं। और वहां उन्होंने हमारे गवर्नेंस के मॉडल को देखा है। हमने शिक्षा पे अनुकरणीय काम किया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। आज दिल्ली में 98% रिजल्ट इंटर का दिल्ली के अंदर आया है। दिल्ली के टीचर्स को हम लोग विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की तारीफ कोफी अन्नान से लेकर दुनिया के तमाम नेता करते हैं। आज दिल्ली का जो हमारा मॉडल है, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त, फ्लाईओवर्स के निर्माण में पैसे बचाना और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट देना, यह गवर्नेंस का जो हमारा मॉडल है, इसकी स्वीकार्यता आज पूरे देश में बढ़ रही है। आज कोरोना से लड़ने का जो केजरीवाल का मॉडल है, उसकी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। आज लोग पूछ रहे हैं कैसे केजरीवाल जी ने कोरोना की लड़ाई में, इस जंग में जीत हासिल की। प्लाज्मा बैंक बना के, वेंटिलेटर बेड का इंतजाम करके, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करके, होम आइसोलेशन का नियम लागू करके केजरीवाल जी ने दिन रात मेहनत करके उस कोरोना पर, जिस पर अमेरिका नहीं जीत पा सका, ब्रिटेन जीत नहीं पा सका, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, दुनिया के तमाम देश जिस कोरोना पर विजय नहीं पा सके, आज उस कोरोना पर अंकुश लगाने का काम, रोकने का काम दिल्ली में केजरीवाल ने, दिल्ली की सरकार ने किया है, जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी तारीफ की। मुख्यमंत्री जी का भाषण मैं समझता हूं संजय जी आपने सुना होगा। उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने कहा यहां डकैती कम हो गया है, यहां अपराध कम हो गया है। 2017 की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाकायदा आंकड़े दिए कि कितनी लूट, कितनी डकैती, कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं उस रेशियो में कम हुई है। और उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े दिए। फिर आपको किस बात को लेकर इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है?
अरविंद जी, पहली बात तो एनसीआरबी के आंकड़े अब आते ही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े इन्होंने रोक रखे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रदेश के अंदर पुलिस की हत्या हो, पत्रकार की हत्या हो, बेटियां सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं, मानवता सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में आम आदमी किसान सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में आज आम आदमी खौफ जदा है और अपराधी बेखौफ अपराध कर रहा है, उस प्रदेश के अंदर अगर योगी जी कह रहे हैं कि अपराध पर उन्होंने अंकुश लगा दिया है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। यहां पर अपराधियों का, माफियाओं का और नेताओं का नेक्सस काम करता है, पुलिस के साथ उनकी मिलीभगत काम करती है, जिसके कारण संगठित अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तो कम से कम योगी जी को यह कह के जनता के घाव पर नमक नहीं रगड़ना चाहिए, कम से कम यह कह के कि यहां अपराध रुका है, उनका मजाक नहीं और माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गोरख यादव की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, उसकी पत्नी के सामने, जिसने व्रत रखा था अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए, उस दिन, उस व्रत के दिन उसके पति की हत्या हो जाती है। आप बता रहे हैं कि यहां अपराध कम हो गया? आज एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके शरीर पे तेजाब डाल दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर खीरी में बलात्कार करके शरीर को छत विछत कर दिया जाता है, और योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गया। मैं तो समझता हूं कि ये घाव पर नमक डालने का काम योगी जी ने किया है, अगर उन्होंने कहा है कि अपराध प्रदेश में कम हुए। जिस प्रदेश के अंदर डीएसपी की हत्या हो जाए, 8-8 पुलिस के जवान मार दिए जाए, वहां आप कहेंगे कि अपराध कम हो गया है? मैं समझता हूं अपराध चरम पर है। कोरोना और क्राइम के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे जाएगा। जंगल राज भी कहना यूपी को कम होगा, क्योंकि जंगल के भी कुछ कानून होते हैं। अरविंद जी, संजय जी, मुझे ये बताइए कि किन किन लोगों को यहां पे उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय किया है आपने, क्योंकि आपके तकरीबन 12 जो है विधायक ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो क्या रणनीति है, किस तरीके से सम्मेलन आप करने वाले हैं, मेंबरशिप कैसे शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, उस क्या मैकेनिज्म है, कुछ बताएंगे आप लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश से 17 विधायक आते हैं, जिसमें मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश से, गोपाल राय जी उत्तर प्रदेश से, दिलीप पांडे चीफ विप उत्तर प्रदेश से, इमरान हुसैन हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से, तमाम विधायक उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सबकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे चीफ विप हैं दिलीप पांडे जी, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर कैंपेन का जिम्मा दिया गया है, उसको हेड करने का जिम्मा दिया गया है, और गांव गांव में जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको हेड करने का काम दिलीप पांडे जी करेंगे। तो अभी धीरे धीरे और भी लोग इसमें शामिल होंगे। हम ग्रास रूट लेवल तक अपना संगठन बनाएंगे, गांव गांव तक अपना संगठन बनाएंगे, हर बूथ पे, विधानसभा में, ब्लॉक में, जिले में एक मजबूत संगठन और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। जितने बुनियादी मुद्दे हैं, वो चाहे किसान के यूरिया के मुद्दे हो, चाहे फीस की बढ़ोतरी का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर लेकर आगे हम लोग संघर्ष भी करेंगे, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, और इसी के साथ धीरे धीरे करके हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह हमारी पूरी रणनीति है। भाई, सरकार ये कह रही कि कोरोना में सबसे पहले हम लोगों ने कॉल ली। दिल्ली से जब मजदूरों को यहां भेज दिया गया तो हमने उनको घर से छुड़वाने तक का काम किया। जब स्कूटर का नंबर इस्तेमाल करके लोगों ने गलत बसों में भेज दिया तो हमने उनके घर पहुंचाया, हमने उनको राशन उपलब्ध कराने का काम किया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आके इस तरह का नाटक और इस तरह का वैमनस्य क्यों फैलाने का काम कर रही है? देखिए अरविंद जी, केंद्र सरकार की क्षमता है 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की। अगर रेलवे विभाग चाह लेता तो 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सारे मजदूरों को उनके गांव पर पहुंचाया जा सकता था, उनके घरों में पहुंचाया जा सकता था। लेकिन 1 महीने तक लगातार उनको पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, उनको भूखे मरने के लिए मजबूर किया। एक बेटी 1300 किलोमीटर
14 साल की बेटी अपने बाप को बिठा के, अपने पिता को बिठा के गुड़गांव से बिहार लेकर जाती है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। 50 लोगों की मृत्यु ट्रेन के अंदर हो जाती है। 40 ट्रेनें हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं, रास्ता भटक जाती है। आज इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये सरकार कह रही है कि हमने लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के महामारी के दौरान लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की, तो मैं समझता हूं कि ये उनके घाव पे नमक छिड़कने की कार्रवाई है। कोरोना में तो इतना कष्ट देश के लोगों ने झेला है, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों। जो मुझे लगता है कि आजादी के पहले बंटवारे के समय में जो हालत थी, वो हालत लोगों को देखने को मिली। जहां तक दिल्ली सरकार का प्रश्न है, हमने 10 लाख लोगों की रसोई दिन रात कई महीनों तक चलाई। दिल्ली सरकार का जहां तक प्रश्न है, 5-5 हजार मजदूरों के खाते में देने का काम किया, ऑटो वालों के खाते में देने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने हर वो प्रबंध किया जिससे लोग राहत से वहां रह सकें। लेकिन इस बेचैनी में, इस परेशानी में, इस संकट में लोग घर जाना चाहते थे, लेकिन उनको ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराई गई, उनको साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, उनको पैदल कई कई किलोमीटर तक चल कर जाना पड़ा। और आज जो लोग घर गए थे वो ठीक होकर वापस भी आ रहे हैं, अपने परिवार से मिलकर वापस दिल्ली भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी सरकार पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, लेकिन आज उसी दिल्ली मॉडल की चर्चा देश के प्रधानमंत्री करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल, केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। आप इससे बड़ी उपलब्धि हमारी क्या मानेंगे? वेंटिलेटर का इंतजाम, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम, प्लाज्मा बैंक का इंतजाम, होम आइसोलेशन का इंतजाम, ये सारा कुछ करके हमने 90% रिकवरी रेट लिया दिल्ली के अंदर। 90%। जी संजय जी, मुझे ये बताइए कि कौन कौन से नेता संपर्क में हैं आपके आजकल? भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के बहुत सारे लोग हैं। जब आप फुल फ्लेज यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग संपर्क में होंगे। मुझे लगता है अरविंद जी, उसकी चर्चा कैमरे पे करना ठीक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी ने मुलाकात की थी। और जब मैं अभी विधानसभा में गया था तो सेंट्रल हॉल में भी कई विधायकों से और कई नेताओं से मुलाकात हुई थी। तो आने वाले दिनों में और भी तस्वीर साफ होगी और लोगों से मुलाकात करने का हमारा सिलसिला जारी है। मेरा मुद्दा लोगों तक पहुंचना चाहिए, मेरे मुद्दे उठने चाहिए, क्योंकि मैंने एक सही मुद्दा उठाया है और वो आज उठ रहा है मुद्दा। अरविंद जी, दूसरे लोग भी इस सवाल को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में बहुत असंतोष है। उनका कार्यकर्ता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे पास एक जिला मंत्री का फोन आया इटावा से और वो बता रहा था कि किस तरह से उन लोगों ने काम करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज ना उनकी थानेदार सुनता है, ना उनकी तहसीलदार सुनता है, ना उनकी कोई चपरासी सुनता है। आज भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका काम नहीं सुना जाता। विधायकों तक को दरोगा डांट देता है, विधायकों तक को अपमानित करता है सिपाही। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरी बात छोड़ दीजिए, आप राधा मोहन दास अग्रवाल की बात मान लीजिए, राकेश राठौर की बात मान लीजिए, देवमणि द्विवेदी जी की बात मान लीजिए, उमेश द्विवेदी जी की बात मान लीजिए। एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे विधायकों की जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिनकी आज इस सरकार में सुनी नहीं जा रही है। 200 विधायक जिस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का गहरा असंतोष बीजेपी के अंदर चल रहा है। संजय जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में क्या रणनीति है आपकी? उत्तराखंड में कैसे अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे आप? देखिए, मैंने तो कल भी अपील की थी और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी बीजेपी के अंदर लोग असंतोष में हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनका आम आदमी पार्टी स्वागत करेगी। आप हमारे साथ जुड़िए। उत्तराखंड में भी हम यही कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के अंदर वहां 2 ही पार्टियां हैं। उन 2 पार्टी के बहुत सारे नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। वो इस वहां की राजनीति को बदलना चाहते हैं, वो दिल्ली का मॉडल वहां लाना चाहते हैं। वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में एक बड़ा बदलाव जैसे दिल्ली में हुआ है, वो उत्तराखंड पे भी चाहते हैं। वो सैंड माफियाओं से छुटकारा चाहते हैं। आज वहां पे
नेक्सस चल रहा है सरकार के साथ मिलकर सैंड माफियाओं का और पुलिस का, जिसके कारण पिछले दिनों प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब हों, चाहे निगमानंद जी हों, एक लंबी फहरिस्त है उन संतों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी निर्मल गंगा के लिए, अविरल गंगा के लिए। आज ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे सवाल हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में हम लोग उठाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी एक बड़ा परिवर्तन आपको 2022 में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो क्या संजय जी आपकी अन्य दलों के साथ बातचीत भी हो रही है क्या? जैसे समाजवादी पार्टी यहाँ एक बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो क्या आप चाहेंगे क्या कि ये लोग भी आपके साथ आएं? कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, दिल्ली में आप लोग का गठबंधन होते होते लास्ट मोमेंट में लोकसभा में रह गया था, तो क्या आपको लगता है, क्या आप चाह रहे हैं कि ये लोग भी आपके साथ गठबंधन में आए? देखिए, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल पर, गठबंधन के बारे में आम आदमी पार्टी अभी दूर दूर तक नहीं सोच रही है। हम यहां बुनियादी मुद्दे जनता के उठा रहे हैं और वो उठाते रहेंगे। अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, गांव-गांव तक संगठन का विस्तार करेंगे। आने वाले दिनों में जब ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो, जब ये कोरोना का पीरियड शांत हो जाएगा, उसके बाद रैलियां, सभाएं, मीटिंग्स, कार्यकर्ता सम्मेलन, वो भी आने वाले दिनों में प्लान्ड है, उसको भी करेंगे। और अपनी ताकत पे, कार्यकर्ताओं की ताकत पे, जनता की ताकत पे हम चुनाव में जाएंगे। मतलब अगर ये गठबंधन करना चाहे भी तो गठबंधन के लिए मतलब आपके जो रास्ते हैं, आपकी जो चीजें हैं, उसके बारे में अभी फिलहाल आप सोच नहीं रहे हैं संजय भाई? बिल्कुल नहीं, अभी एकला चलो की नीति पर हैं हम लोग, एकला चलो की नीति पर हैं हम लोग। चलिए संजय जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपका संघर्ष जारी रहे, और आपने इंडिया न्यूज से बात की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcopplus@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती।
जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2,999 की और इंस्टेंटली पाइए 2,999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है